तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दया लेके आया हूँ कक्षा 12th का बायोलॉजी का बहुत ही शानदार टॉपिक यानी कि चैप्टर। आज हम डिस्कस करेंगे मानव स्वास्थ्य और रोग यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर कंप्लीट वन शॉट के माध्यम से। ये लेक्चर आज हम रिकॉर्डेड रखेंगे और लाइव सेशन नहीं रखेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। तो चैप्टर स्टार्ट करने से आज हम जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य डब्ल्यूएचओ के अनुसार यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि सामाजिक, मेंटली और फिजिकली यानी कि शारीरिक। 3 भागों में बांटा गया। अब सर ये बता दो, शारीरिक क्या होता है, फिजिकल क्या होता है और मेंटली क्या होता है और सोशियोलॉजी क्या होता है, यानी कि ठीक है। शारीरिक यानी कि जो भी व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से किसी कार्य को करने में सक्षम है, असक्षम है, तो उसे तो कहते हैं हम फिजिकली स्वस्थ। और मेंटली यानी कि जो भी व्यक्ति को मेंटली टॉर्चर है यानी कि मेंटली डिसऑर्डर से घिरा हुआ है, तो उसे मेंटली स्वस्थ कहते हैं, यानी कि मेंटली हेल्थ कहते हैं। थर्ड है सामाजिक यानी कि सोशल सोशोलॉजी, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो भी हमारा समाज है, जो भी किसी व्यक्ति को कुछ कहता है वो उससे स्ट्रेस होकर हो जाता है, उसे स्वस्थ कहते हैं। ये 3 टर्म बांटे गए डब्ल्यूएचओ के अनुसार यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। नेक्स्ट है रोग किसे कहते हैं। अब हमने स्वास्थ्य पढ़ लिया है यानी कि हेल्थ पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे रोग क्या होता है यानी कि डिजीज क्या होती है। डिजीज की बात करें तो डिजीज की डेफिनेशन ये है कि शरीर, मेरे साथ लिखते रहिए नोट्स बुक में, शरीर के किसी अंग यानी कि अंग मन ऑर्गन ऑर्गन टिश्यू, टिश्यू का मतलब होता है उत्तक, ठीक। कि कार्यात्मक यानी कि वर्किंग प्रोसेस, कार्यात्मक कार्यात्मक क्षमता क्षमता वो कहलाती है वो कहलाती है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। तो डिजीज किसे कहेंगे हम प्यारे बच्चों, शरीर के किसी अंग यानी कि ऑर्गन टिश्यू उत्तक किसी कार्य करने में सक्षम है, उस असक्षम है, उसी रोग कहते हैं। आपका शरीर का जो भी ऑर्गन है, जो भी ऊतक है, किसी कार्य करने में वो असक्षम है, यानी कि कार्य करने में उसे कठिनाई उत्पन्न हो रही है, उसे हम रोग कहते हैं। अब रोग को कितने भागों में बांटा गया है ये भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ डिजीज, क्या देखेंगे, टाइप ऑफ डिजीज, टाइप ऑफ डिजीज यानी कि रोग के प्रकार। रोग के प्रकार की बात करें तो रोगों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है जेनेटिक्स यानी कि जेनेटिक्स डिसऑर्डर। सर जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिक रोग, जो आपने मेंडल के चैप्टर में पढ़ा होगा। और नेक्स्ट है उपार्जित रोग यानी कि एक्वायर्ड डिजीज, उपार्जित रोग उपार्जित रोग। अब अनुवांशिक जेनेटिक्स डिसऑर्डर क्या होता है, आप देखते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स में हमारे पास ये रोग देखने को मिलता है जो जन्म से ही विद्यमान होता है, यानी कि जेनेटिक्स मतलब जन्म से ही विद्यमान, जन्म से ही विद्यमान यानी कि मौजूद। कोई बच्चा पैदा होता है उसमें ये रोग देखने को मिलते हैं, जन्म से ही मौजूद होते हैं। कौन से रोग होते हैं सर, जेनेटिक्स होता है यानी कि अनुवांशिक रोग होते हैं। और इसमें कौन कौन सा रोग देखने को मिलता है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ये कंप्लीट रोग आप मेंडल के चैप्टर में पढ़ोगे, हीमोफीलिया। नेक्स्ट है वर्णदत्ता, वर्णदत्ता यानी कि कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड। इसमें हरे और लाल रंग का भेद नहीं कर पाते कोई महिला और कोई पुरुष। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया ये कौन से रोग है, ये जेनेटिक्स रोग है, ठीक है, जेनेटिक्स डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया थैलेसीमिया थैलेसीमिया। अब पढ़ेंगे उपार्जित रोग यानी कि एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज हमारे जन्म के बाद देखने को मिलते हैं, जन्म के बाद होता है ये, जन्म के बाद देखने को मिलते हैं। अगर कोई बच्चा हो गया है वो उसके बाद देखने को मिलता है। और जेनेटिक्स रोग जन्म से ही मौजूद होता है, बच्चा जब पैदा होगा उसमें ये रोग देखने को मिलते हैं, कौन से, जेनेटिक्स डिसऑर्डर।
जैसे हीमोफीलिया है, वर्णदत्ता है, सिकल सेल एनीमिया है और थैलेसीमिया है। ये जन्म के बाद क्या जन्म से मौजूद होते हैं, जन्म से ही मौजूद होते हैं, यानी कि बच्चा पैदा नहीं हुआ उसमें मौजूद होते हैं। और उपार्जित रोग यानी कि एक्वायर्ड डिजीज में क्या होता है, जन्म ले लिया कोई भ्रूण यानी कि कोई बच्चा, उसके बाद देखने को मिलता है। और वो कौन सा होता है, एक तो होता है इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण रोग, संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्शन डिजीज इन्फेक्शन और एक है असंक्रमण रोग यानी कि नॉन इन्फेक्शन असंक्रामक रोग। असंक्रमण रोग में कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं प्यारे बच्चों? असंक्रमण एक होता है कैंसर, यानी कि कैंसर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। और संक्रमण का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर कोई रोग फैलता है, वो संक्रमण रोग होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी कि मुझे संक्रमण रोग हो चुका है, यानी कि इन्फेक्शन रोग हो चुका है। जैसे जुकाम की सामान्य तो देखते हैं तो जुकाम होता है, यानी कि कॉमन कोल्ड रहता है। कॉमन कोल्ड में अगर मैं छींकूंगा तो मेरे जो ड्रॉपलेट होता है जुकाम के, वो किसी वस्तु पर गिरेंगे या वहां पर कोई स्वस्थ व्यक्ति हाथ लगाएगा तो उसको जुकाम हो जाएगा। तो एक इन्फेक्शन डिजीज है कॉमन कोल्ड, जो राइनो वायरस से होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, और असंक्रमण रोग कौन से होते हैं, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जिनमें वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। जैसे कि सही है, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज यानी कि शुगर, शुगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। जैसे मेरे को शुगर है, आपको ये शुगर नहीं होगी। ये असंक्रमण रोग है, जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये इसके कुछ एग्जांपल ले रहे हैं प्यारे लाड लो। ठीक, अब हम आगे देखेंगे। और एक पोषक, मान लो पोषक से होने वाले यानी कि न्यूट्रिशन कमी से होने वाले न्यूट्रिशन, यानी कि मुझे विटामिन ए की कमी से रोतुदी रोग है, यानी कि आंख कमजोर है मेरी विटामिन ए की कमी से। मेरे साथ कोई दोस्त रहेगा, उसकी आंख थोड़ी कमजोर होगी विटामिन ए की कमी से। जैसे मेरे अंदर विटामिन सी की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिससे मेरे पैर हाथ पांव दर्द हो रहे हैं, तो मेरे साथ में कोई दोस्त है उसको थोड़ी होंगे। ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि नॉन इन्फेक्शन डिजीज है। कौन? न्यूट्रिशन से कमी से होने वाले रोग, कैंसर, डायबिटीज, बीपी। ठीक, आज हम पूरा चैप्टर क्लोज कर देंगे, यानी कि पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे आधे मिनट में, आधे घंटे में। चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब वो पढ़ेंगे इन्फेक्शन रोग कौन कौन से होते हैं, यानी कि संक्रमण रोग कौन कौन से होते हैं, संक्रमण डिजीज ठीक कौन कौन सी होती है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनता है बोर्ड में। फिर ये हमारी टाइफाइड, टाइफाइड टाइफाइड एक इन्फेक्शन जनित रोग है, यानी कि संक्रमण रोग है टाइफाइड। टाइफाइड कैसे फैलता है? टाइफाइड फैलता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा, जो एक बैक्टीरिया है। और टाइफाइड कैसे फैला, एक इसका वाहक कौन है? मेरी मेलना, मेरी मोलोना नाम की एक रसोई थी, मेरी मेलना नाम की रसोई थी, जो घर घर जाके खाना बनाती थी, उसको टाइफाइड हो रखा था। और ये संपूर्ण जो भी खाना खाते थे वहां रसोईया में, उसको ये टाइफाइड फैल चुका था। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइफाइड में कौन सा होता है बैक्टीरिया, साल मोनेला, साल मोनेला टाइफी होता है, टाइफी। और इसे मियादी बुखार भी कहते हैं, टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं, मियादी फीवर। और इसमें 39 डिग्री से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तेज बुखार आता है, कंप कंपी वाला, कंप कंपी वाला। और इसके लक्षण देखें तो कब्ज लगना, कब्ज इसके लक्षण होते हैं। कमजोरी आती है शरीर में, कमजोरी तो आएगी अगर कुछ खाना नहीं खाओगे, कमजोरी, भूख ना लगना, भूख ना लगना, ये टाइफाइड के लक्षण है प्यारे लाडले, भूख ना लगना। और उल्टी, उल्टी और दस्त। टाइफाइड कैसे फैलता है? कंटामिनेटेड फूड के कारण, कंटामिनेटेड फूड यानी कि दूषित जल और भोजन, दूषित जल, अगर आपने गंदा पानी पिया है तो आपको टाइफाइड हो सकता है। गंदा भोजन खाओ, अगर पिचके खाते हो आप, अगर पिचके खाते हो, वहाँ कोई पिचके वाला होता है वो सही तरीके से हाथ नहीं धोता है, उसमें वो बैक्टीरिया चला जाता है साल्मोनेला टाइफी, और वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। ये छोटी आंत में छेद होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूषित जल,
दूषित जल और भोजन से फैलता है टाइफाइड। और हमारी छोटी आंत में प्रवेश कर जाते हैं। छोटी आंत है, इसमें हम जब खाना खाते हैं, इस छोटी आंत में चला जाता है और छोटी आंत में छेद होने के कारण डेथ भी हो जाती है। डेथ भी हो जाती है। डेथ होने से पहले हम जांच करा लेते तो टाइफाइड में कौन सा परीक्षण होता है? टाइफाइड विदाउट परीक्षण होता है, ये आपको याद रखना है। टाइफाइड में कौन सा टेस्ट होता है? टेस्ट की बात करें तो टाइफाइड में विडाल टेस्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। विडाल टेस्ट किसमें होता है? टाइफाइड में। टाइफाइड में विडाल टेस्ट होता है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और आंत में छेद होने के कारण मृत्यु भी हो जाती है। आंत में छेद होने के कारण मृत्यु भी हो जाती है। होने के कारण मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु भी हो जाती है। ठीक। और कंटामिनेटेड फूड से फैलता है। बैक्टीरिया देख लेते हैं, साल्मोनेला टाइफी। मेरी मेलो नाम की एक रसिया थी, घर घर जाके खाना बनाती थी, जिससे टाइफाइड रोग फैला था। ठीक, इतना ही है टाइफाइड में। और अब देखते हैं आगे। अब है हमारा निमोनिया। निमोनिया एक इन्फेक्शन जनित रोग है, यानी कि निमोनिया। किस किस को हो रखा है निमोनिया? निमोनिया निमोनिया की बात करें तो ये स्ट्रेप्टोकोकस टोकोकस निमोनी निमोनी और हीमोफिल्स निमोनिया, थोड़ा सही नहीं लिखा है मैंने। निमोनिया 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 किससे फैलता है? स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिल्स ये इसका जीवाणु है, हीमोफिल्स। इससे क्या प्रभावित होता है? इससे प्रभावित होता है हमारे फेफड़े। प्रभावित की बात करें तो हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स प्रभावित होते हैं निमोनिया में। यानी कि लंग्स प्रभावित होते हैं निमोनिया। ये अक्सर छोटे बच्चों में देखने को मिलते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें निमोनिया देखने को मिलता है। ठीक। संक्रमण का तरीका कैसा होता है? यानी कि इन्फेक्शन वेक्टर कैसे होता है? संक्रमण का तरीका, इन्फेक्शन का तरीका कैसे होता है? खांसने और छींकने से उत्पन्न जो जीवाणु होते हैं, जो ड्रॉपलेट होते हैं, उससे ये निमोनिया फैलता है। अगर किसी छोटे बच्चों को निमोनिया हो रखा है, अगर वो छींकेगा, खांसेगा, तो उसके ड्रॉपलेट किसी कुर्सी है, कोई किताब है, कोई मैच है, कोई पेन है, कॉपी इत्यादि पर वो पड़ेगा, तो उस स्वस्थ व्यक्ति को निमोनिया हो जाती है। निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा से फैलता है। ये हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। और इसमें क्या लक्षण देखने को मिलता है? सांस लेने में तकलीफ। लक्षण की बात करें तो अक्सर लक्षण देखने को मिलता है, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ, तकलीफ तकलीफ और फेफड़े में वायु कोष में एल्वुलाई तरल भर जाना। फेफड़े में वायु कोष में एल्वुलाई यानी कि बलगम, वायु कोष में बलगम तरल भर जाना। भर जाना समझते हो बलगम क्या होता है? कभी आपको जुकाम लगा होता है, आप ऐसे करते हो, उसमें अंदर वो जो बलगम आता है उसे एल्वुलाई कहते हैं। ठीक है। और इसमें खांसी, खांसी होगी भाई, खांसी, सिर दर्द होगा। खांसी तो होगी क्योंकि फेफड़े का रोग है, तो खांसेंगे हम जरूर। और ठिठुरन होता है, ठिठुरन। और हमारा नाक और होठ के रंग पीला हो जाता है, यानी कि धूसर पड़ जाता है। नख और होठ धूसर पड़ जाते हैं, यानी पीले पड़ जाते हैं। ठीक। अब हम आगे देखेंगे। वन शॉट क्लास है,
ज्यादा डीपली में नहीं पढ़ेंगे हम। और गंभीर निमोनिया में रोगी के बच्चों के नाखून का रंग एवं होंठ धूसर पड़ जाते हैं, यानी कि नीले पड़ जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में। जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम, वन शॉट क्लास इंपोर्टेंट डिजीज के बारे में। अब हम देखेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड क्या होता है, यानी कि सामान्य जुकाम क्या होता है, यही जीवाणु से फैलता है, यानी कि इन्फेक्शन रोग है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड ये किससे फैलता है सर, ये राइनो वायरस से फैलता है। राइनो वायरस विषाणु से फैलता है, ये विषाणु रोग है, यानी कि वायरस विषाणु रोग। ठीक है, कॉमन कोल्ड जिसे हम जुकाम कहते हैं, सर्दियों में ज्यादा ये होता है। इसका रोग जनक कौन होता है, यानी कि पैथोजन कौन होता है, पैथोजन। इसका पैथोजन होता है राइनो वायरस। राइनो वायरस का पैथोजन होता है। संक्रमण कैसे फैलता है, यही खांसने से, छींकने से, जो ड्रॉपलेट होते हैं वो किसी कुर्सी में जो पड़ते हैं उससे ये फैलता है कॉमन कोल्ड। ठीक, अब हम आगे देखेंगे उसमें कंठ और नाक, जुकाम, नाक बंद हो जाना, सांस लेने में तकलीफ, छींक, कफ, खांसी, कमजोरी, सर दर्द देखने को मिलता है कॉमन कोल्ड में, जो राइनो वायरस से फैलता है। गले में खराश होती है, गले में खराश, गले में खराश होती है इस रोग से, गले में खराश। और नासिका में तरल भर जाना, नासिका में तरल भर जाना, नासिका में तरल, तरल समझते हो, नोजी आ जानी, नासिका में तरल भर जाना। ठीक, और लक्षण क्या है, ठीक है, निमोनिया रोग में फेफड़े पर भी होता है, और ये 3 से 4 दिन ऑटोमेटिक सही हो जाता है, 3 से 7 दिन में ऑटोमेटिक सही हो जाता है। अगर आप कोई टेबलेट लोगे तो जल्दी सही हो जाएगा, नहीं लोगे तो 3 से 7 दिन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा जुकाम। ठीक है, आपको बता देता हूँ कि कॉमन कोल्ड में हमारे फेफड़े प्रभावित नहीं होते, यानी कि कॉमन कोल्ड में हमारे लंग्स प्रभावित नहीं होते, बल्कि निमोनिया में हमारे लंग्स प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये 3 से 7 दिन ऑटोमेटिक सही हो जाता है, ये विषाणु जनित रोग है। ठीक, आगे चलते हैं फिर हम फटाफट कर लेते हैं वन शॉट क्लास। अब हम देखेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया के बारे में देख लेते हैं। मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ मलेरिया। ठीक है, ये किससे फैलता है, इसका रोग जनक कौन है, यानी कि पैथोजन कौन है। रोग जनक की बात करें प्यारे लाडलो, प्यारे बच्चों, जो रोग जनक होता है मलेरिया में प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 4 जातियां हैं, 4 स्पीशीज है। 4 जातियां हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम। रोग वाहक कैसा होता है, इसका रोग वाहक यानी कि कौन फैलाने वाला होता है, रोग वेक्टर, यानी कि रोग वाहक की बात करें तो इसमें मादा एनाफिज मच्छर होता है, मादा यानी कि फीमेल एनाफिल्स मच्छर, यानी कि मॉस्क्यूट, मच्छर को इंग्लिश में कहते हैं मॉस्क्यूट। ठीक है, और इसमें मनुष्य भी होता है साथ में, दोनों भाग लेते हैं इसमें, मनुष्य और मादा एनाफिज मच्छर। ठीक है, प्लाज्मोनियम की परपोषी मानव मादा एनाफिज मच्छर। हाँ, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के परपोषी, परपोषी यानी कि दूसरे पर निर्भर करता है, इसमें मानव होता है यानी कि मनुष्य, और मच्छर कौन सा, मादा एनाफिज, एनाफिज मच्छर। और ये स्प्रोजोइट करता है, स्प्रोजोइट अवस्था में होता है, स्पोरोजोइट अवस्था में। ठीक। अब मलेरिया के लक्षण देख लेते हैं, मैं जाति आपको बता दी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एक आप 3 याद रखो, मैं एक याद नहीं है मेरे को एक। अब हम देखते लक्षण देख लेते हैं। हाँ, प्लाज्मोडियम मेलेराई, प्लाज्मोडियम मेलेराई
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, 4 प्रजाति है, ठीक है? याद आ गई, थोड़ा भूल जाता हूँ मैं कभी-कभी, बनाते-बनाते। लक्षण देख लेते हैं प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया के लक्षण देख लेते हैं प्यारे लाडलो। मलेरिया के लक्षण, इसमें कंपकंपी वाला तेज बुखार आता है, कंपकंपी वाला तेज बुखार, कंपकंपी कंपकंपी वाला तेज बुखार, तेज फीवर, ठीक है? और इसके साथ-साथ ठंड के साथ बुखार आता है, प्लाज्मा और प्लाज्मा द्वारा मानव आरबीसी में हेमोग्लोबिन नाम का एंजाइम इंजेक्ट करता है, मच्छर, मादा एनाफिस मच्छर, ठीक है? संक्रमित मच्छर, इन्फेक्शन इन्फेक्शन मॉस्क्यूट मॉस्क्यूट लार ग्रंथि लार ग्रंथि, कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ आपको ताकि आपको समझने में आसानी होगी। मानव मानव को काटता है, मानव को काटता है, कब काटता है? दिन में काटता है, और क्या? यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो मादा एनाफिस मच्छर होता है वो दिन में काटता है मलेरिया का। और इसमें क्या-क्या होता है, लक्षण देख लेते हैं मलेरिया के। तो मलेरिया लक्षण कंपकंपी वाला तेज बुखार, उल्टी और भूकंप लगना और हाथ पैर दर्द और सर दर्द, ये मलेरिया में लक्षण देखने को मिलता है। और हिमोग्लोबिन नाम का एक होता है लिंक एंजाइम जो मादा एनाफिस मच्छर लार में मनुष्य की यकृत में प्रवेश कराती है, मानव को काटता है और ब्लड में प्रवेश कराता है, ब्लड में यानी कि रक्त में स्पोरोजोइट का प्रवेश होता है, ठीक है? ये कुछ लक्षण आपको पढ़ने होंगे। मलेरियम टेस्ट कौन सा होता है? मलेरियम टेस्ट तो इसमें एनसीईआरटी नहीं है। मलेरिया की 4 जाति आपको लिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। प्लाज्मोडियम, 4 जाति आपको लिखा देता हूँ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मैं आज आपको इम्पोर्टेंट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ, बेसिक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मेलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये सबसे घातक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम ये एक मैलिग्नेट फीवर करता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम बहुत ही घातक है, मलेरिया की प्रजाति। और फोर्थ है हमारा प्लाज्मोडियम ओवेल ओवेल सबसे घातक पूछ लिया जाए कि मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम का सबसे घातक प्रजाति कौन सी आती है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है? जिससे मैलिग्नेट फीवर होता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट डिजीज है हमारी अमीबा, अमीबासिस, अमीबा यानी कि आज हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। अमीबता क्या होती है? अमीबता, जिसमें इंग्लिश में कहते हैं, ये रोगजनक इसका क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिक होता है, ठीक है? पैथोजन क्या होता है इसका? पैथोजन पैथोजन की बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिक हिस्टोलाइटिक रोग वाहक, यानी कि वेक्टर की बात करें, पैथोजन वेक्टर की, तो इसका वेक्टर होता है घरेलू मक्खियां। आप अगर कभी खाना खाते हो तो मक्खी आती है ना आपके पास, वही होती है घरेलू मक्खियां। बहुत ही गंदी बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, घरेलू मक्खी द्वारा फैलती है। तो कभी भी खाना खाते हो ना तो आसपास का वातावरण साफ रखा करो, क्योंकि मक्खियां आपको पता है कहाँ कहाँ बैठती है। घरेलू मक्खिया से फैलता है इसका रोग वाग। इन्फेक्शन का तरीका क्या है? यानी कि इन्फेक्शन इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें क्या प्रभावित होता है?
लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसमें हो रही है बड़ी आंत और टाइफाइड में होती है छोटी आंत। ठीक। प्रभावित अंग, इफेक्ट ऑर्गन लिखना है, इफेक्ट ऑर्गन, इफेक्ट ऑर्गन, इफेक्ट ऑर्गन होता है लार्ज इंटेस्टाइन। और लक्षण, लक्षण की बात करें तो मल के साथ सेल्स में रक्त के थक्के, मल यानी कि स्टूल, स्टूल। ठीक, मल को इंग्लिश में कहते हैं स्टूल, स्टूल के साथ टुगेदर, स्टूल के साथ सेल्समा, सेल्समा यानी कि ब्लड, खून आना, खून आना। जब हम लेटरिंग करते हैं तो अगर हमें एंट अमीबा हिस्टोलिक से अमीबा डिजीज हो जाती है तो मल के साथ सेल्समा यानी कि ब्लड आ जाता है, जिसे हम खून कहते हैं। ठीक है, मल के साथ यानी कि स्टूल के साथ। ठीक है। और यही प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं आपसे पूछ लिया जाए तो एक होता है मलेरिया, मलेरिया। एक होता है अमीबा था, अमीबा, अमीबा था। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और एक नोट आपको ये लिखना होगा यहाँ पे, डाइसेंट्री, ये भी प्रोटोजोस होता है। इसकी डिटेल नहीं दे रखी एनसीईआरटी। डाइसेंट्री, प्लेगी, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। और ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, इन्फेक्शन डिजीज है ये, इन्फेक्शन डिजीज। टिटनेस है ना, टिटनेस, ये भी एक इन्फेक्शन जनित है। और टीबी भी इन्फेक्शन यानी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, मैं आपको वन शॉट में करा रहा हूँ, गहराई से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आज की वन शॉट क्लास है। अब हम आगे पढ़ेंगे एस्केरियासिस क्या होता है, एस्केरियासिस। बाहर का चल रही को। तो एस्केरियासिस के बारे में पढ़ रहे थे हम प्यारे बच्चों। एस्केरियासिस, एस्केरियासिस, एस्केरियासिस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। ये कृमि गोल कृमि जनित रोग है। कृमि गोल जनित रोग क्या होता है, अगर आपने इसका डायग्राम देखा होगा तो आपको पता है इस टाइप की एक एस्केरियासिस की संरचना, इसमें एक मादा होता है, यानी कि एक फीमेल होता है और एक मेल होता है। इस तरह का डायग्राम आपने देखा होगा। इसको ही कहते हैं एस्केरियासिस। ठीक है, और फटाफट कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। कृमि जनित रोग है ये, कृमि, कृमि जनित रोग, रोग। ठीक है। और इसका पैथोजन क्या होता है, पैथोजन यानी कि कैसे फैलता है रोग। ठीक है, तो एस्केरियासिस लुब्रिकेंट, एस्केरियासिस लुब्रिकेंट। अब मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा हो जाएगी, चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है हमें। लुब्रिकोइड, लुब्रिकोइड से फैलता है। ठीक। और इसका संक्रमण का फैलाव कैसे होता है, दूषित जल और मृदा और सब्जियां, गंदा पानी है, गंदी मिट्टियां है और आप उसमें खेल रहे हो तो आपको एस्केरियासिस हो जाता है। जैसे चुनिया खाती है ना, चुनिया छोटे बच्चों को, उसको एस्केरियासिस कहते हैं। ये गोल कन्वी से होता है। ठीक है, गंदा पानी हुआ, दूषित जल हुआ और मिट्टी हुई है, उससे फैलता है। ठीक है, फटाफट चलते रहो। और रोगी के व्यक्ति के मल में इस कृमि के अंडे उत्पन्न होते हैं। रोगी जिस व्यक्ति को एस्केरियासिस रोग हो चुका है तो उसके मल में एस्केरियासिस के अंडे उत्पन्न होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। फटाफट कर लेते हैं, टाइम बहुत कम है क्योंकि टाइम लगभग, ये आपको बता देता हूँ, ये छोटी आंत को प्रभावित करती है। ठीक है, स्मॉल स्टेट को प्रभावित करती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है लक्षण, तो एनीमिया यानी कि खून की कमी, खून की कमी। और खून की कमी के साथ पेशिया, बुखार, उल्टी आना, दस्त आना आदि एस्केरियासिस के लक्षण है। आपको पता ही है कि कोई भी बैक्टीरिया हमारी आंत को प्रभावित करेगा तो हम खाना खाने में हमारी रुचि होगी क्या, नहीं होगी। रुचि नहीं होने के कारण खून की कमी होगी, सही बात है। अब हम खाना ही नहीं खाएंगे तो खून कैसे बनेगा। जैसे एस्केरियासिस हमारी आंत में जाता है यानी कि छोटी आंत में जाता है और हमारे मल में इसके अंडे उत्पन्न होते हैं, वो इससे प्रभावित लक्षण
देखने को मिलते हैं। एनीमिया, खून की कमी और आंत में दर्द, पेट में दर्द, मरोड़े आना, उल्टी, दस्त के लक्षण देखने को मिलते हैं, सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं। और अब हम देखेंगे हाथी पाँव यानी कि एलिफेंटाइटिस, हाथी पाँव के बारे में देखेंगे अब हम। हाथी पाँव हाथी पाँव से ही पता चलता है कि व्यक्ति का पाँव हो जाता है हाथी के जैसे यानी कि लोडे के जैसे। हाथी पाँव यानी कि एलिफेंटाइटिस एलिफेंटाइटिस डिजीज, ठीक है बारे में। कृमि जनित रोग है ये भी, कृमि जनित रोग। कृमि क्या होती है? कृमि, कृमि जनित रोग, जिसे हमने पढ़ा है एस्केरियासिस, ये भी कृमि जनित रोग है, ये भी कृमि जनित रोग है। इसमें होता है फाइलेरिया कृमि, फाइलेरियन कृमि, फाइलेरियन कृमि, ठीक है। इसका पैथोजन क्या होता है? पैथोजन की बात करें, मैं पॉइंट लिखा देता हूँ आपको जो एग्जाम में पूछता है। वेचूरिया ब्रेंकॉफ्टी, वेचूरिया, वेचूरिया ब्रेंकॉफ्टी, ब्रेंकॉफ्टी, ठीक है। और वेचूरिया मेलाई, मेरी राइट थोड़ी बहुत गंदी है। वेचूरिया मेलाई, मेलाई, ठीक। और वहां कौन होता है? वेक्टर की बात करें प्यारे लाडलो, तो उसका वेक्टर होता है मादा मच्छर, मादा मच्छर, सारी मादा ही मच्छर ही करती है रोग उत्पन्न। मादा मच्छर के काटने से होता है ये रोग, मादा मच्छर के काटने से होता है ये रोग। इन्फेक्शन की बात करें तो प्यारे लाडलो, इसका इन्फेक्शन कौन सा होता है? इन्फेक्शन होता है पेरो की लासिका वाहिनी, पेरो की लासिका वाहिनी यानी कि लैम्पेटिक, थोड़ी इंग्लिश लिखा देता हूँ टर्म, लैम्पेटिक वेसल्स सूज जाती है हमारी यानी कि स्वेलिंग हो जाती है वेसल्स, और अवरुद्ध होना। और जेनिटल, जेनिटल यानी जनन अंग, जनन अंग, जैसे कि टेस्टिस है, ये जनन अंग का टेस्टिस, टेस्टिस का आकार बिग हो जाता है यानी कि बड़ा हो जाता है, टेस्टिस का आकार बड़ा हो जाता है, आकार बड़ा हो जाता है। मैं आपको, मेरे पास पीपीटी तो नहीं है, मैं आपको छोटा सा डायग्राम यहाँ करके दिखा देता हूँ। जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है और इसका एक पैर है और ये एक पैर है, ये पैर बहुत ही ज्यादा सूजन आ जाएगी, और ये जो टेस्टिस होता है ना यहाँ पे, ये टेस्टिस भी सूज जाएंगे, ये टेस्टिस सूज जाएंगे इस रोग से, यानी कि हाथी पांव से। पैर तो सूजेगा, पैर के साथ साथ टेस्टिस भी सूज जाएगा यानी कि वसन का आकार बड़ा हो जाएगा इस रोग से। बहुत ही गंदा रोग है, जेनिटल ऑर्गन यानी कि टेस्टिस सूजन आ जाती है। तो ध्यान रखिए भैया, मच्छर घर में लगाइए मच्छरदानी ऐसे रोग से बचने के लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट है रिंग वर्म। रिंग वर्म क्या होता है भैया? दाद होती है, सबको होती है, बासी थूक लगाते हैं सुबह उठकर। दाद, दाद होता है कवक से, यानी कि फंगल इन्फेक्शन कहते हैं हम। डॉक्टर साहब मेरे को दाद हो चुकी है, डॉक्टर साहब के बेटा तेरे को फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, तो तू इंट्राकोनाजोल टेबलेट ले, जिससे दाद नहीं होती। दाद आपको पता है इस टाइप की होती है, आपने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा हो तो दाद इस टाइप की होती है। दाद कैसे फैलती है? जैसे मेरे को दाद हो रखी है और मैं नहा रहा हूँ, और जो गमछा होता है गमछे शरीर पोंछता हूँ, वही गमछा आप यूज कर रहे हो तो आपको दाद हो जाएगी। जैसे रुमाल है, कोई दाद कहाँ का होती है? एक तो जेनिटल एरिया के आसपास यानी कि जनन अंगों के पास, और नमी, जहाँ नमी होगी ना वहाँ दाद अवश्य होगी देखने को मिलेगी। नमी जहाँ की वायु आर्द्रता होती है वहाँ दाद होने की संभावना है। ठीक है, थोड़ी पढ़ लेते थ्योरी। कवक जनित रोग, ठीक। पैथोजन क्या होता है? ये दाद के कौन कौन से टाइप होता है, यानी कि दाद टाइकोफाइटोन, पाइकोफाइटोन, दाद के सदस्य है भैया, दादा परदादा सब है दाद के। टाइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोर, माइको स्पोर, एपिडोडर्म, एपिड्रमोफाइटोन, ठीक है। ये दाद के दादा पापा परदादा है यानी कि पैथोजन है, ठीक है। और संक्रमण कैसे होता है? एक व्यक्ति से संक्रमण की बात करें तो संक्रमित व्यक्ति के तौल या गमछे से दांत फैलता है, ठीक है। लिखने की क्या जरूरत है, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे। प्रभावित अंग कौन सा होता है? त्वचा होती है। दांत कहाँ होती है? आप सबको पता है, दांत सबको हो रखी है। त्वचा, नाखून, नाखून के फोल्डो में, यानी कि जैसे नाखून है, नाखून पर यहाँ दाद हो जाती है, त्वचा पर यहाँ दाद हो जाती है,
यहाँ दाद हो जाती है, कहीं भी हो सकती है, नमी होगी वहाँ दाद होगी, दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होता है। मेन में टॉपिक पढ़ो। अब हम पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत आज हम डिस्कस करेंगे। तो हाँ भाई, मानव स्वास्थ्य रोग से इम्पोर्टेंट हमने क्या-क्या डिजीज़ पढ़ी, पहले पढ़ी थी टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड एक साल्मोनेला टाइफी द्वारा फैलता है, ठीक है? वन शॉट क्लास है तो उसमें थोड़ा रिवीजन करते हैं हम। टाइफाइड को फैलता है साल्मोनेला टाइफी, उसका वाहक होती है रसोइया थी जो घर-घर जाके खाना बनाती थी, जिससे टाइफाइड रोग फैला था। मेरी मोना नाम की एक लड़की थी यानी कि रसोइया थी, घर-घर जाके खाना बनाती थी जिससे टाइफाइड रोग फैला। और इसमें साल्मोनेला टाइफी इसका जीवाणु होता है और ये हमारी छोटी आंत को प्रभावित करता है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। ये कैसे फैलता है? अगर आप कंटामिनेटेड फूड है यानी कि दूषित जल है और भोजन है आप खाओगे तो खाते वक़्त हमारी आँत में चला जाएगा। आँत में जाने के कारण आँत इफ़ेक्ट हो जाती है यानी कि प्रभावित हो जाती है जिससे आँत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने के कारण छेद हो जाता है जिससे पेशेंट की यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। टाइफाइड में कौन-सा टेस्ट होता है? टाइफाइड में विडाल परीक्षण होता है। ठीक है? अब हम देखेंगे निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निमोनिया रोग होता है। ये अक्सर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक? इसके लक्षण क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ, खांसी, जुकाम और सर दर्द और ठिठुरन। ठीक है? गंभीर मामले निमोनिया में रंग नाखून और होंठ का रंग धूसर पड़ जाता है यानी कि पीला पड़ जाता है। ठीक है? अब हम देखेंगे कैंसर के बारे में। कोशिका के अनियंत्रण के कारण गांठ या कोई ट्यूमर उत्पन्न होना कैंसर कहलाता है। कोशिका में अनियंत्रण के कारण कैंसर पड़ रहे हम कोशिका के अनियंत्रण के कारण कोई गांठ या ट्यूमर उत्पन्न हो जाना कैंसर कहलाता है। ठीक है? कैंसर के टाइप बता दो सर। कैंसर के दो टाइप होते हैं, बिनाइल ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि सुदम आपुट और दुर्दम आपुट। मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह फैलता है। ये गंभीर मामलों में यह ट्यूमर देखने को मिलता है, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि में ट्यूमर हो जाता है और फेफड़ों में हो जाता है और ये ऑन्कोजेनिक वायरस से कैंसर उत्पन्न होता है। कैंसर के उपचार कौन से होते हैं? कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, बायोप्सी होती है। ठीक? ये कैंसर के कुछ टाइप है। और अब हम देखेंगे कैसे हो गया कॉमन कोल्ड। आपको बता दिया मैंने, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है, सामान्य जुकाम जिसे कहते हैं। तो अब क्या रह गया बाकी? और कुछ प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रतिरक्षा शरीर में किसी कार्य को हम करने इम्यूनिटी बूस्टर उसे कहते हैं। कुछ प्रतिरक्षा कुछ डिस्कस कर लेते हैं प्रतिरक्षा के बारे में। प्रतिरक्षा की टाइप की बात करें तो प्रतिरक्षा 2 टाइप की होती है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सहज प्रतिरक्षा जो जन्म से ही विद्यमान होती है, जिसमें कुछ वेरिएंट होता है यानी कि शारीरिक वेरिएंट, फिजिकल वेरिएंट, साइटोकाइनेटिक वेरिएंट, वेरिएंट देखने को मिलते हैं। ठीक है? और उपार्जित प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद देखने को मिलती है, जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी। तो आपको बता दें प्रतिरक्षा के बारे में, कैंसर के बारे में बता दिया, एड्स के बारे में आपको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स एक जीवाणु जनित रोग है जो ज जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण होता है एड्स, ठीक है? और इसमें टेस्ट कौन-सा होता है? इसमें एलाइज़ा टेस्ट होता है एड्स में, एलाइज़ा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता था बोर्ड एग्ज़ाम में। एलाइज़ा टेस्ट होता है एड्स के अंदर, ठीक है? और एड्स से सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए और एसटीडी रोग होते हैं। तो कैसे फैलता है? अगर शारीरिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ यौन संबंध बनाओगे आप, इससे एड्स फैलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो वन शॉट के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिए और श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब के चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर के कंप्लीट चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, पिछले साल के एग्जाम के पेपर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल श्री श्याम क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। वहां आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के कंप्लीट एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मिल जाएंगे। और अगर टेलीग्राम चैनल नहीं है आपके पास, सॉरी टेलीग्राम चैनल आप नहीं चलाते हो, तो आप हम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो 98 28 71 47 22। मैं आपको एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट नोट्स भेज भेज दूंगा, क्योंकि आपको पता है वन शॉट में हम ज्यादा लेक्चर नहीं दे सकते, क्योंकि लोग ज़्यादा लेक्चर नहीं देखते वन शॉट में। तो आपको ये टेलीग्राम मेरे व्हाट्सएप व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हो। आपको ह्यूमन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के
इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएँगे। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।